अब बिल्कुल शांत हो जाओ। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से सुनो। सवाल क्या है, एक डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं। अब 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो पहले बन आ जाए, फिर दोबारा बन आ जाए, फिर तीसरी बार बन आ जाए, तो ऐसे मिलके कितने पॉइंट्स होंगे? 216। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें ऐसे पॉइंट्स निकालना है जिनमें कम से कम ऑड नंबर एक जगह तो हो। ऑड नंबर क्या हो? कम से कम एक जगह। तो बताओ ये वाला पॉइंट चलेगा क्या? तो ऐसे तो ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा 2 से 16 पॉइंट्स में। तो इसमें अपन लगाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल। देखो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 इज ऑड। अब सुनो ध्यान से, पहले एक बार फिर सुन लो। जैसे किसी ने ये कहा कि एक डाई को 3 बार फेंकना है, कम से कम एक बार और आ जाएगा। जैसे अपन ने 3 बार फेंका, एक बार फेंका 2 आ गया, दोबारा फेंका 4 आ गया, तीसरी बार भी अगर 6 आ गया तो हार जाएंगे। जीतेंगे क्या? तीसरी बार में ऑड आ जाए तो जीत जाएंगे। तो हारने वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? अपन क्या करेंगे, 1 में से हारने वाले पॉइंट्स हटा दें। 1 में से क्या हटा दें? तो यहां लिखेंगे नॉट ऑल ऑड नंबर। ठीक है, माने एक भी ऑड नंबर नहीं हो, माने सारे इवन नंबर हो। तो सुनो, इसमें लगाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझ जाना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल ये है कि जैसे यहाँ पे भी ऑड नंबर हो, मतलब यहाँ तो नॉट ऑल मतलब सब इवन नंबर का निकाल दें, तीनों जगह इवन नंबर। तो इवन नंबर होते कितने हैं एक डाई को थ्रो करना? 3 होते हैं ना। तो यहाँ पे भी 3 चॉइस है, यहाँ पे भी 3 चॉइस में से कोई एक डिजिट होगा, यहाँ पे भी 3, तो कितने हो गए? 27। तो 1 - 27/216 किसकी प्रोबेबिलिटी है? जिसमें सारे के सारे इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स होंगे, इसमें इवन वाले पॉइंट्स होंगे 27। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1 - एलसीएम ले लो, 216 - 27, 7 बताएगा माइनस करके कितने आ रहे हैं? आवाज वेरी गुड। 189/216, फिर काट पीट के कितना आ जाएगा? 7/8। कितने से काटेंगे? 9 से। 3 भी नहीं, यहाँ 3 से काटते हैं। तो 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 9 से 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, और फिर 3 से वो पता है तो पॉइंट किया है यार। तो ये आ गया 7/8 इसका आंसर हो गया। एक सुन लो, इस सवाल को एक तो ऐसे भी कर सकते थे, एक दूसरा तरीका और बता दें, वो इससे भी इजी है। मान लो 27 भूल भाल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुनो, आंसर यही आएगा 1 - यहाँ पे क्या चाहिए? नॉट ऑल ऑड नंबर, माने तीनों इवन नंबर। तो मेरे को ये बताओ, तीनों जगह इवन नंबर आए तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 1/2। इवन नंबर 3 होते हैं ना, तो 3/6 होगी एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। भाई जी क्या कह रहे हैं? नॉट ऑल ऑड नंबर, माने तीनों जगह इवन नंबर, तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इसके भी 1/2 होगी, 1/2 होगी। तो 1 - 1/8 एलसीएम देखें 7/8। इसमें बहुत टेंशन भी खत्म, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए
है, ठीक है। ये सही है सर, एक नंबर है सर, एक बड़ी तो बोला है, एक नंबर है। चलो क्या जो मेरे क्या तो ये जी साफ करने वाला बच्चा। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तीनों जगह इवन नंबर हो तो 2 से 16 में से ऐसी कितनी पॉइंट है? 27। हाँ ये भी ठीक है। बिल्कुल सर, मेरे को भूलना नहीं पड़े फालतू के मैं उधर में सवाल के अलावा कुछ ना भूलना पड़े मेरे को। अब आ जाओ 30 नंबर का सवाल। भैया Two balls drawn at random with replacement from a box containing 10 black, 8 red balls. तो देखो इन तो मानो ये है, समझ में नहीं आती तो बिल्कुल ही समझ बेवकूफ हो, ठीक है। हाँ, इन ए बॉक्स 10 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल्स 10 और रेड बॉल 8, टोटल हो गई 18। मुझे पता है कि ठीक है। अब सुनते जाओ। नंबर 1, इनमें से तुम्हें 2 बॉल निकालनी है विथ रिप्लेसमेंट, दोनों की दोनों बॉल लाल कलर की। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल आर रेड। तो देखो अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल सवाल है। रेड बॉल है कितनी? 8। तो तुम्हारे फेवर में पहली बॉल रेड निकले, दूसरी भी बॉल रेड निकले, है ना। तो पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 8/8। अब चूंकि अपन उस बॉल को निकाल कर फिर उसी में वापस रख रहे हैं तो वो भी 8 ही रहेगी, दूसरी 8/8। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 64/18। हाँ, तो 4 81, वो बता दो, ठीक है। नंबर 2, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, ठीक है। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रिप्लेसमेंट चल रहा है इसलिए टोटल में कम नहीं होगा यहाँ। सेकेंड बॉल भी रेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये 20/81, ठीक है। मुझे तो नहीं आता। तीसरा जो बोला जा रहा है, अब इसमें अंतर महसूस करना। इसमें बोला कि 2 बॉल निकालनी है, पहली वाली रेड हो और दूसरी वाली ब्लैक है। अब वो कह रहा है कि दोनों में से 2 बॉल निकालनी है, रेड और या ब्लैक। तो इसका मीनिंग, इसके मीनिंग में और थर्ड वाली कंडीशन के मीनिंग में अंतर क्या आ गया? इसमें तो नंबर दे दिया कि पहली क्या होना चाहिए, रेड और दूसरी ब्लैक। अब इसमें क्या है, पहली रेड भी हो सकती है और पहली ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लैक या रेड, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड, या वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो दोनों में अंतर पता चल गया ना। इसमें लिखा है फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, सुनो, पहली रेड भी आ सकती है, फिर ब्लैक भी आ सकती है, ब्लैक आ जाए फिर रेड, दोनों कंडीशन जीतने वाली है। तो इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 10/80 और 8/, ठीक है। तो इसको 2 टाइम्स लिख लो, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो ये आ गया 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक है। और ये तीनों आंसर, पहले का आंसर आया कितना 16/81। इतने कमीज हो गए कहियो, वो नहीं मानेंगे, ठीक है। मेरे गुस्सा आ गई तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखो, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, टीचर को पता है कि इस स्टूडेंट के किसी सवाल को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 माने 50%, तीसरे वाले की 1/3 माने 33%, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाई ए, बी ए इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब 50%। प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग बाई ए सेम प्रॉब्लम बाई बी 1/3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों को अलग अलग कुर्सी पर बैठालकर सवाल सॉल्व करने दिया और फिर सवाल सॉल्व हो जाए, तो इसमें इतना टाइम नहीं है, ठीक। तो सवाल सॉल्व हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे मान लो इन दोनों लड़कियों को दिया सवाल सॉल्व करने और इंडिपेंडेंटली माने अलग अलग, एक दूसरे को कोई बता नहीं रहा, तो सवाल सॉल्व किस किस कंडीशन में हो सकता है, नंबर 1, हाँ प्रोबेबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब समस्या सॉल्व हो जाए, माने कम से कम एक तो उसको सॉल्व कर लेना। इसका मतलब ये हो गया, अगर ए सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो बी सॉल्व कर ले, लेकिन कर ले, है ना। ये हो गया, माने ए वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो बी वाला सॉल्व कर ले, और अगर बी वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ए वाला सॉल्व कर ले, या फिर दोनों सॉल्व कर ले। इसमें केवल फेल्यूर कंडीशन जब ही आएगी जब दोनों ही सॉल्व ना कर पाए, तो वो सवाल नहीं कह रहा, सवाल टीचर ये कह रहा है कि सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सवाल सॉल्व क्यों, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब ये है, यही कंडीशन बनेगी कि नहीं। चलो पी ए नॉट का मतलब हो गया 1 - 1/2,
पीवी की वैल्यू 1/3, पीवी नॉट और 1/2 और 1/2 और 1/2, ठीक है, 1/2 ये आ जाएगा 2/3 1/2 और ये आ गया 1/6, तो ये आ गया 1/6 2/6 और 1/6। देखो ये चतुराई होती है कि मैंने यहाँ काटा नहीं को एलसीएम बिगड़ जाता। अब क्या है 6 से एलसीएम ऊपर कितना आ रहा है 2 1 3 4 4/6 2/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कंडीशन ये है कि उन दोनों में से केवल एक ही सॉल्व कर पाए, तो सुनो ध्यान से, यही सॉल्यूशन है, थोड़ा सा चेंज करना है। अब कंडीशन क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी सॉल्व द एनी वन, ठीक है, मतलब या एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन में जी वाली कंडीशन हट जाएगी, तो बस जे हटा दो, जे हटा दो, जे हटा दो, आंसर क्या बचा माने 1/, ठीक है, हो गया सब। अब 15 में ये बताना इंडिपेंडेंट कौन सी है डिपेंडेंट कौन सी है, ठीक है। आपकी तो वाई लौटी दिस इज द जादू ऑफ मैथ, जादू बोर्ड पे या हाँ देखो पैसा नहीं करते प्रेशर है, प्रेशर नहीं नहीं साथ से क्वेश्चन नंबर प्रेशर बोलते हैं कुछ One card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards। तो यहाँ पर केवल लिखेंगे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 हमारे यहाँ तो 52 होते तो 52 और फॉलोइंग केसेस इवेंट्स, इन्होंने जो बोला है कि इवेंट्स इन विच the following cases the events E and F are independent, ठीक है। नंबर 1 E वाली इवेंट है the card drawn is spade, ठीक है। स्पेड कितने होते हैं हुक्म के पत्ते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ये हो जाएगी क्या नहीं हैं, ठीक है। और इस ये मैंने आज तक नहीं किया नाम क्या हो डायमंड कम हो जाए 8 होता है चिड़ी होता है The card is ace, money। एक का कितने होते हैं 4/52, ठीक है। एंड E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F का मतलब होता है जो स्पेड भी हो और एक का भी, माने सीधा सीधा हुक्म का एक का, तो हुक्म का एक ही होता है ना, मतलब एस ऑफ स्पेड है ना, तो 1/52, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस P इंटरसेक्शन F, P और तो पीई जे हो रहा है क्या बैलेंस, ये कितना है और ये कितना 4/52 और 13 ऊपर ले
हो रहा है तेरे हो रहा है। और ये 2 से 4 से 4 कट गया, हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या लिख दोगे? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लिखेंगे देयरफॉर ई एंड एफ आर ठीक है। चलो तो बाकी ये जैसे एक स्कूल में 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये माने हो गया हिंदी न्यूज़पेपर। और बी इंग्लिश। हाँ मतलब नहीं मानोगे तो ए हिंदी न्यूज़पेपर, बी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब इसमें हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 60% माने 60/100 प्रोबेबिलिटी, माने 100 में से 60 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40 बच्चे 100 में से 40 बच्चे क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश न्यूज़पेपर। और 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। कॉमन बच्चे तो कॉमन ही होते हैं। ठीक है। अब इन सवालों के जवाब देना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना इंग्लिश का पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाइदर ए नॉर बी। तो सुनो मैं ज्यादा लिख रहा हूँ यहाँ, इसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी का नॉट। सुनो ध्यान से, अगर जे लिखा हो तो इसको बोलते हैं आइदर ए और बी। ए यूनियन बी का मतलब आइदर ए और बी, और अगर नॉट लगा दिया जाए तो नाइदर ए नॉट बी, ठीक है। हाँ इसका फॉर्मूला इसको पहले ऐसा लिखेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्यों नॉट ऐसे हटाते हैं ना 1 से माइनस करके, तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला यही होता है। ऐसे हम हो रहे हैं कहियो तो पंचायत में लगे हैं, दांत में निकाल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। 60/100 प्लस 40/100 और 20/100, ठीक है। तो ये 60-40, हाँ 60-40 100 में से 20 गए 80, 80/100, 20/100 या 20% बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 20% बच्चे ऐसे हैं ना तो वो हिंदी पढ़ते हैं और ना इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। फिर नंबर 2 P/A निकालेंगे क्या नहीं, है ना। इसका मतलब ये है हिंदी न्यूज़पेपर ऑलरेडी वो पढ़ रही है तो उसके इंग्लिश वाले पेपर को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो परीक्षा में पहचान जाओगे ना, ऐसा सवाल आ जाएगा जब तुम्हें गिवन में दे दिया जाए तो ए वाली चीज गिवन में रहती है और बी वाली चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो इसका फॉर्मूला जो हो गया, इंटरसेक्शन कितना है 20/100 और पी ए कितना है, तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन में इसका उल्टा,
इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हो तो हिंदी वाले बच्चे मतलब हिंदी वाला बच्चे या बच्ची होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन 20/100 और पी बी है 40/100, 1/2 आंसर, ठीक है। तीनों कंडीशन हो गई। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। दवाई पढ़ाई फालतू बात करना। हाँ, अब आ जाओ, चूज द करेक्ट आंसर। क्यों? अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाँ देखो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, थोड़ा माइंड लगा लो। पेयर ऑफ डाइस माने दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अब तुमसे ये कह दिया जाए कि तुम जीतोगे जब दोनों बार ही इवन प्राइम नंबर आए। तो टोटल पॉइंट तो 36 होंगे। एक बार फिर सुनो, मैंने ये कह दिया कि 2 डाइस है, इनको थ्रो करना है। तुम जीतोगे जब दोनों बार ही इवन प्राइम नंबर आए। इवन प्राइम नंबर 2 होता है ना, तो दोनों बार क्या आना चाहिए? 2,2 माने 36 में से केवल 1 पॉइंट फेवर में है। तो क्या आंसर हो गया? कौन सा आंसर है ये? तो ये डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अगर ए और बी, ध्यान से सुन लो, इसमें तो एक ही कंडीशन दी है, मैं बहुत सारी कंडीशन बता रहा हूं। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए डैश बी डैश का मतलब होता है पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। अब सुनो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना इंटरसेक्शन का ना कुछ, तो अपन उसको मल्टीप्लाई मानेंगे और यूनियन के साइन को प्लस मानेंगे। एक पे डैश लगाओ तो एक पे डैश आ जाएगा, दोनों पे डैश होगा तो दोनों डैश आ जाएंगे, और एक पे भी डैश नहीं होगा तो एक पे भी डैश नहीं आएगा। अब डैश कैसे हटाते हैं? और 1 माइनस, तो कौन सा आंसर हो गया? तो बी वाला करेक्ट हो गया। अब एक और सुनो, बस लास्ट देगा 100 में से 100 नंबर दिलवाएगा, रटके भी आ जाएंगे। रटके का वो तो 50 सवाल अगर छाप के दे दूं मैं, तो पूरा पेपर वही में से आ जाए, तो उसमें से 100 में से 100 नंबर आ जाए और आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पा तो क्या सेंस निकल? मतलब सीधी सी बात है कि रटा हुआ मैथमेटिक्स कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, एक्स तुमसे ये बोला जाए इन आ लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन आ लीप ईयर, 366, ठीक है। अब सुनो, लीप ईयर का मतलब होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड चला गया, ठीक है। जैसे 2023 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का मतलब, नॉन लीप ईयर का मतलब फरवरी 28 दिन की, और लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 दिन की। तो इस बार की फरवरी 28 दिन की है। 2024 में जो आएगा वो 29 दिन की होगी फरवरी, लीप ईयर। अब सुनो, अब शांत, अब तुमसे ये बोला जाए कि इसमें 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे मंडे, कोई एक पर्टिकुलर ट्यूसडे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन एक ही है। अब तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? पहले जो आएगा ना कि संडे होते कितने हैं पूरी साल में, तो टोटल संडे 366/7 है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 52 + 2/7। तो सॉल्व करो, 7 दूनी 14 की 4 और 7 बजे 35 और +2/7 आ गए। अरे 366 में 7 का भाग दे दोगे, फ्रैक्शन बन जाएगी मिक्स फ्रैक्शन। अब सुनो, तुम्हें पता है कि 52 संडे तो कंफर्म हो गए, है ना। अब बचे 2 दिन, 2 दिन बच रहे हैं। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? रिमेनिंग 2 days, संडे मंडे। क्यों? 2 दिन या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे और क्या? तो तुम लोगों ने देखा कि 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, 7 का डिवाइड दिया तो हमें जो पता चल गया कि 52 संडे तो कंफर्म होते हैं। अब 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी आंसर तो ये लिखा हुआ है 2/7, लेकिन अब समझाना पड़ेगा वो देखो कैसे। टोटल पेयर्स कितने हैं? 7। हाँ सुनो, Na/NS, ठीक है, इसको NS बोलना। हाँ, Na का मतलब हो गया फेवर में। संडे कहाँ पे आ रहा है? 2 जगह। संडे आ रहा है एक यहाँ, और टोटल कितने हैं पेयर? जैसे इन पेयर्स में अभी रुक जाओ, टोटल पेयर्स 7 हैं, 7 में से 2 फेवर में होंगे। अच्छा, अगर यही सवाल नॉन लीप ईयर के लिए होता तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें 53वां संडे 1/7। अब 1/7 आंसर क्यों होगा? 1 दिन बचेगा। अब वो 1 दिन क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। तो वो वाला सवाल था लीप ईयर के लिए, ये नॉन लीप ईयर के लिए पर्यावे क्लियर हो गया ना। तो ये सवाल आता है कि नॉन लीप ईयर में एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी। एक बात का ध्यान रखना, संडे की जगह मंडे ट्यूसडे कुछ भी लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। तो लीप ईयर में आंसर निकलता है 2/7 और नॉन लीप ईयर में 1/7। फिनिश।